नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है। तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट जो है लॉ के क्षेत्र में हो, ठीक, एलएलबी प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो, चाहे वो 3 इयर्स के जो है किसी सेमेस्टर में हो प्रेजेंट टाइम में, या आप लोग जो है 5 इयर्स के जो है आप लोग किसी भी सेमेस्टर में हो, और आप लोगों के जो है सब्जेक्ट में आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम में आपका पेपर जो जिसे हम लोग कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रशासनिक कानून, मतलब प्रशासनिक विधि, अगर आप लोग का सब्जेक्ट है तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, आज बताने वाला हूं जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, वो आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं और ख़त्म करने वाला हूं। ठीक, एक वीडियो आपका सेमेस्टर एग्जाम अच्छे तरीके से क्लियर करवा सकता है। तो एक वीडियो में आपके जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे जो है एक वीडियो के माध्यम से पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आपको ध्यान से और अच्छे तरीके से मेरे एक एक बात को सुनना होगा और समझना होगा। जहां पर भी आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम लगेगा, वहां पर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नहीं, आप लोग मुझसे जो है पर्सनल कॉल करके 7985535991 पर जो है कॉल या मैसेज करके आप लोग पूछ लीजिएगा। अगर इसका नोट्स चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करिएगा, इसी नंबर पर मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक, उसी अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। नहीं तो आप लोग मेरे ऐप को इंस्टॉल करिएगा, नीचे जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग ऐप को इंस्टॉल करिएगा। वहां से आप लोग जो है जाकर के बाई भी कर सकते हैं, वहां से आपको जो है इसका नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा काफ़ी वीडियो बड़ा होगा, करीबन जो है 1-1.5 घंटे आपको टाइम देना पड़ेगा मुझे, तभी मैं आपको सही तरीके से समझा पाऊंगा। ठीक, देखिए, सबसे पहला जो है टॉपिक आप लोग का है प्रशासनिक कानून की जो है परिभाषा, जिसे हम लोग डेफिनेशन कहते हैं, प्रकृति नेचर जिसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद आप लोगों का हो जाएगा यहाँ जो है उसके विस्तार, उसकी एरिया, उसके क्षेत्र, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको जो है पहला टॉपिक ये बताने वाला हूँ। ठीक, चलिए जानिए कि प्रशासनिक कानून क्या होता है। जब से लोक कल्याणकारी राज्यों मतलब वेलफेयर जिसे हम लोग स्टेट्स कहते हैं का जो है प्रादुर्भाव हुआ है, राज्यों के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। मतलब जब से जो है ये वेलफेयर स्टेटस जो है एक दूसरे में जो है सम्मिलित हुए हैं, तब से जो है इसका कार्य विधि जो होता है, जो इसका अत्यधिक जो है वृद्धि हुई है, उसमें जो है बढ़ाव हुआ है। ठीक, अब आगे देखिए आप लोग, जन साधारण एवं जन कल्याण से जुड़े सारे कार्य राज्यों ने अपने हाथों में ले लिया है पूरी तरह से, जितने भी जो है इससे ऐड है। परिणाम यह हुआ कि जो है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन अत्यंत शक्तिशाली हो गया है और उसके निरंकुश होने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। इन्हीं संभावनाओं को निर्मूल करने के लिए प्रशासनिक विधि का अभ्युदय हुआ है। ठीक, ये प्रशासन के विभिन्न अंगों के संगठन, शक्तियों, कृत्यों, अधिकारों एवं दायित्वों को निर्धारण करती है, इसलिए इसे सार्वजनिक विधि की शाखा कहा जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये किस किन चीज़ों पे जो है ध्यान देती है? संगठन, शक्तियों, कृत्यों, अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण करती है, इसीलिए जो है इसे जो है प्रशासनिक जो है कानून कहा गया, या सार्वजनिक विधि भी इसे हम लोग जो है कहते हैं। ठीक, देखिए आप लोग को बता दूं कि जो है मेरा तबीयत भी थोड़ा डाउन है, इसीलिए थोड़ा बहुत आवाज़ में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई चीज़ ना समझ में आएगा तो आप लोग मुझे ज़रूर जो है कॉल या मैसेज या जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक, तबीयत नहीं सही है, मतलब कंडीशन नहीं है पढ़ाने की, लेकिन बच्चों का सेमेस्टर एग्जाम आ रहा है तो मेरा दायित्व बनता है कि सही तरीके से और अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊँ और उन तक जो है ये वीडियो पहुँचाऊँ, क्योंकि बच्चों का ही क्वेश्चंस आ रहा था। ठीक, इसलिए, नहीं तो मैं पढ़ाने के कगार पे नहीं हूँ प्रेजेंट टाइम में। प्रशासनिक कानून की परिभाषा जानिए। प्रशासनिक कानून की विभिन्न जो है विधिशास्त्रियों एवं न्यायविदों ने अपने अपने तरीके से अनेक परिभाषाएं दी है। मतलब अनेक जो है आपके ज्यूरिस्ट ने जो है अनेक अनेक तरीके से जो है परिभाषाएं बताई है। वस्तुतः यह विधि न्यायिक निर्णयों द्वारा विकसित विधि होने से आज तक इसकी कोई जो है सार्वभौम परिभाषा नहीं दी गई है। ये विस्तृत होने की वजह से जो है इसका जो है एक एक्चुअल जो है डिफिनीशन कहीं नहीं बताया गया है। ठीक, अलग अलग तरीके से लोगों के द्वारा बताया गया। जेनिक्स के अनुसार, जो जेनिक्स आपके ज्यूरिस्ट है, विधिशास्त्र है, इनके द्वारा क्या कहा गया है? प्रशासनिक विधि जो है प्रशासन से संबंध रखने वाली विधि है। ये प्रशासनिक प्राधिकारियों के संगठन, शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण करती है। जेनिक्स की यह परिभाषा इंग्लैंड के दृष्टिकोण या प्रतिनिधित्व करती है तथा इसे जो है अनेक विद्वानों ने
स्वीकार किया है, मतलब अनेक लोगों ने जो है इसे माना भी है। ठीक, क्या था इसमें? द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इसे ही अनेक लोगों ने माना। डेविस के अनुसार जानिए जो है प्रशासनिक कानून एक ऐसी विधि है जो प्रशासनिक अभिकरणों, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज की सभी शक्तियों एवं जो है प्रक्रियाओं से संबंध रखती है। प्रशासनिक अभिकरण सरकार का एक ऐसा अंग है जो न्यायालय तथा विधानमंडल से विभिन्न है। ठीक, अलग तरीके से, मतलब जो है भिन्न भिन्न तरीके से, तथा जो व्यक्तियों के अधिकारों को न्याय, निर्णय अथवा नियम, निमात्री या शक्तियों के माध्यम से प्रभावित करती है पूरी तरह से। उसके नियम, उसके जो है निर्णायक जो भी है, उसकी निर्णायक शक्तियाँ उसी के अकॉर्डिंग जो है, उसी के माध्यम से इसे जो है प्रभावित करता है। आगे देखिए, प्रशासनिक कानून में संवैधानिक विधि, कॉमन लॉ तथा जो है अभिकरणों द्वारा निर्मित विधि सम्मिलित है पूरी तरह से। ठीक, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है जुड़ा गया है। ये आप लोग सोचिएगा कि इस नोट्स को मैं बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया हूँ। ठीक, अगर आप बुक से पढ़ेंगे, कॉपी से पढ़ेंगे तो आपको उस तरीके से, आप 22 सीरीज से पढ़ेंगे उस तरीके से समझ में आने वाला नहीं है, या कोई गाइड से पढ़ेंगे तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार इसे आप लोग रीड सिर्फ कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, इसका अधिकांश भाग न्यायालयों द्वारा संविधान और जो है परिनियमों के निर्वचन की प्रक्रिया में विकसित हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं हैंडबुक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक, डेविस की यह परिभाषा अमेरिकन दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है, यह अमेरिकन के द्वारा। अब डायसी के अनुसार क्या कहा गया है ये जानिए। प्रशासनिक विधि किसी भी जो है राज्य की विधि का वह अंग है जो राज्य के सभी प्राधिकारियों की विधिक परिस्थितियों तथा दायित्वों का जो है राज्य के अधिकारियों के प्रति जो है सामान्य व्यक्तियों के अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों का यौन उस प्रशासनिक प्रक्रिया का निरूपण करती है। मतलब ये कि प्रशासनिक विधि जो है इनके द्वारा कहा गया है कि ऐसा कानून है, ऐसा विधि का अंग है जो कि पूरे राज्य या पूरे देश, अलग अलग राज्य के तरीकों से उसका जो है दायित्व बताती है, उसका जो है क्या अधिकार है, उसका क्या कर्तव्य है, यही सब सारी चीज़ें जो है हर व्यक्तियों का ये बताता है। ठीक, इसीलिए हम लोग कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि। प्रशासनिक विधि जो है सर्वोच्च विधि होती है, सर्वोच्च कानून होता है पूरे देश को चलाने में, इसकी अहम भूमिका होती है। ठीक, ये जो डिपार्टमेंट आपका है। अब आगे देखिए जो है जिसके द्वारा उन अधिकारों व दायित्वों को लागू किया जाता है, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, प्रोफेसर हार्ट के अनुसार क्या कहा गया है? प्रशासनिक विधि जो है प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा निर्मित विधि और उन प्राधिकारियों को नियंत्रित करने की विधि को शामिल करती है। यही चीज इसके ये कहा गया। प्रोफेसर जो है आप लोग के बेड के शब्दों में क्या कहा गया, इनके द्वारा कहा गया यह विधि प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों तथा नियंत्रण से संबंध रखती है और उनके संगठन की अपेक्षा उनके कार्यों पर अधिक बल देती है। ठीक, उनके कार्यों पर अधिक बल देती है, ये चीज इनके द्वारा कहा गया। तो इतने सारे डिफिनेशन है, इसमें से आप लोग एक ही डिफिनेशन लिख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, आपका सेमेस्टर एग्जाम में बढ़िया तरीके से नंबर आ जाएगा। उपरोक्त सभी परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि प्रशासनिक विधि जो है सार्वजनिक विधि की एक ऐसी शाखा है जिसका संबंध शासन के विभिन्न अंगों के संगठन, शक्तियों, कृत्यों, अधिकारों एवं दायित्वों से है। आपको पता चल चुका होगा जितने भी डिफिनेशन आप लोगों ने जो है यहाँ पढ़ा और सुना, जो मैंने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग क्या क्या निकल के आ रहा है। संगठन, शक्तियों, कृत्यों, अधिकारों एवं दायित्वों से रिलेटेड है। ठीक, यह प्रशासन के अवैध एवं अनुचित कार्यों पर नियंत्रण रखती है। सार रूप में यह कहा जाता है या कहा जा सकता है कि यह विधि प्रशासन के विभिन्न अंगों के अधिकारों तथा उनके जो है संगठन की विवेचना भी करती है। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गया। प्रशासनिक कानून की प्रकृति जानिए, इसका नेचर क्या है। प्रशासनिक कानून की परिभाषाओं से उसकी प्रकृति, उसके नेचर का स्पष्ट होता है, उसका नेचर जो है निकलता है, परिभाषाओं से ही उसका नेचर निकलता है। परिभाषाओं से यह है जो आप लोग का जो है परिलक्षित होता है कि सबसे पहला पॉइंट है प्रशासनिक विधि शासन और प्रशासन की शक्तियों के नियंत्रण से संबंधित विधि है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो है आप लोग का शासन एवं प्रशासन के संगठन, उनके अधिकारों, शक्तियों, कृत्यों एवं दायित्वों को सुनिश्चित करने वाली विधि है, ये कानून, ये लॉ। तीसरा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, यह न्यायालयों द्वारा निर्मित विधि है। तथा चौथा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, यह प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने वाली ऐसी विधि है जिसका लक्ष्य विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ एवं प्रशासनिक विवेक के बीच जो है सामंजस्य
स्थापित करती है। ये चीज जो है आप लोग का 4 पॉइंट हो गया। ठीक, ये चीज इसमें निकल के है। इसकी प्रकृति के कारण ही इसे प्रशासनिक प्राधिकारियों की शक्ति का विज्ञान भी कहा जाता है। ये भी जान लीजिए आप लोग। ठीक, जिसका अध्ययन 3 जो आपको शीर्षकों के अंतर्गत जो है किया जा सकता है। ठीक, पहला पॉइंट क्या है, संबंध। दूसरा पॉइंट क्या है, न्यायिक। तीसरा पॉइंट क्या है, कार्यपालिका। ये तीनों जो है पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मतलब ए एंड बी एंड सी, मतलब जिसे हम का खा गा कहते हैं। जानिए, प्रशासनिक कानून की प्रकृति का निरूपण करते हुए प्रोफेसर डेविस ने कहा है कि प्रशासनिक विधि प्रशासकीय शक्तियों, प्रक्रियाओं तथा न्याय की जो है पुनर्विचार, जुडिशियल रिव्यू जैसे हम लोग कहते हैं, कि विधि से संबंध रखती है। ये उन सभी सारभूत विधियों जो है, यह उन सभी सारभूत विधियों का उल्लेख नहीं करती है जो प्रशासनिक अभिकरणों द्वारा अंगीकृत की जाती है। ठीक, ये चीज इसमें कहा गया। प्रशासनिक कानून को जो है प्राधिकरणों के उन्हीं कार्यों तक सीमित रखा गया है जो उनके विधि निर्मात्री अथवा न्याय निर्णय की शक्तियों से संबंधित होते हैं। उन्हीं के द्वारा इसे जो है सीमित रखा गया, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही रखा गया। अथवा न्याय निर्णय की शक्तियों से संबंध है, पूरी तरह से ये न्याय निर्णय की जो है शक्तियों से जो है पूरी तरह से जकड़ा हुआ। यह कार्यपालिका अथवा प्रशासकीय कार्यों के न्यायिक पुनर्विचार को भी सम्मिलित करती है। ठीक, ये चीज इसमें कहा गया। प्रकृति के संदर्भ में ही प्रोफेसर जो है फ्रीउंड के विचार भी जो है उदाहरणीय है। फ्रीउंड के अनुसार प्रशासनिक विधि की प्रमुख समस्याएं उन सभी विधियों से संबंधित है जो अधिकारी की गुण शक्ति, उनके कार्य, उनकी शक्तियों के उचित प्रयोग के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं, प्रशासनिक कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण के लिए उचित या अनुतोष तथा जो है प्रशासकीय शक्ति की अधिकारता तथा उसके जो है क्रियान्वयन के प्रश्नों से जुड़े होते हैं। ये सब सारी चीजें इसमें बताया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रशासनिक आदेशों के द्वारा व्यक्ति के विहित अधिकारों को नहीं छीना जा सकता। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कैन नॉट टेक अवे जो है वेस्टेड जो है राइट। ये चीज किया गया। यूनियन ऑफ इंडियन बनाम आप लोग का एशियन फूड इंडस्ट्री AIR 2007 का ये केस है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट 250। इस प्रकार प्रशासनिक कानून प्रशासन की शक्तियों की प्रकृति तथा इन शक्तियों के प्रयोग की पद्धति से समव्यवहार करती है पूरी तरह से। ये आप लोग जान चुके। अब प्रोफेसर जो है ग्रिफिथ के अनुसार क्या कहा गया, प्रशासनिक विधि इस बात की जो है चर्चा करती है या जांच करती है। ये जानिए। सबसे पहला पॉइंट, प्रशासन किन किन शक्तियों का प्रयोग करता है। दूसरा पॉइंट, इन शक्तियों के प्रयोग में प्रशासन द्वारा किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। तीसरा पॉइंट, प्रशासन की शक्तियों को परिसीमाएं क्या है इसकी, तथा चौथा पॉइंट क्या है, प्रशासन के अवैध एवं अनुचित कार्यों के विरुद्ध क्या क्या उपचार रेमेडीज उपलब्ध होते हैं। ये चीज जो है 4 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। प्रशासनिक विधि की प्रकृति के अनुरूप इसका लक्ष्य क्या है। पहला पॉइंट क्या है, प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग को लोकहित जिसे हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट के विपरीत जाने से निवारित करना। ये चीज इसमें कहा गया। दूसरा पॉइंट, प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग को रोकना तथा उनके प्रयोग को विधि शासन रूल ऑफ लॉ के अनुरूप सुनिश्चित करना। यह भी इसमें कहा गया है। तीसरा पॉइंट है, प्रशासनिक विवादों का जो है प्रशासनिक न्यायाधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिब्यूनल्स द्वारा निपटारा करवाना। ये भी कहा गया है। चौथा पॉइंट है, नागरिक अधिकारों एवं हितों के संरक्षण प्रदान करना। पांचवा पॉइंट है, प्रशासनिक अधिकारों को जनता के प्रति जो है उत्तरदायी बनाना। छठवां पॉइंट है, नागरिकों को जो है समुचित उपचार उपलब्ध कराना आदि। ये सब सारी चीजें जो है प्रशासनिक विधि का जो है रूल है, इनका कर्तव्य है, इसे ये करना ही पड़ेगा। ठीक, अब अगला पॉइंट देखिए, चेयरमैन एंड जो है मैनेजिंग जो है डायरेक्टर यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक बनाम PC जो है कक्कड़ करके जो है, ये आप लोग का केस 2003 का है, जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट जो है 1571 पेज नंबर, ये चीज इसमें कहा गया। देखिए इस मामले में क्या हुआ कि मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा भी यही कहा गया है कि प्रशासनिक अधिकारों या अधिकारी प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा न्यायिक जो है पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू जिसे हम लोग कहते हैं कि शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ये जो है इस केस में कहा गया था। अब अगला केस देखिए जो है आप लोग का मुगम बनाम आप लोग का AKRBMNP संगम करके या 2012 का एक केस है सुप्रीम कोर्ट आप लोग का 2010 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा ये जो है अभिनिर्णय के मामले
में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह जो है अभिनिर्धारित किया गया कि प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यवाहियों का मुख्य उद्देश्य सत्य की खोज करना तथा पक्षकारों के साथ न्याय करना होता था। सत्य की खोज करना या प्रशासनिक जो भी होते हैं, जो भी आप लोग की जो है कार्रवाई होती है उसी के साथ जो है न्याय करना, ये उनका जो है तर्क था। ऑब्जेक्ट ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल जो है प्रोसीडिंग इज टू डिक्रेन ट्रुथ एंड जो है डू जस्टिस दिया गया है। ठीक, प्रशासनिक कानून का क्षेत्र, इसका एरिया जानिए जो है प्रशासनिक विधि के क्षेत्र स्कोप के विषय में जो है प्रोफेसर बेड के जो है विचार यहाँ उदंडनीय है। उनके अनुसार सार्वजनिक प्राधिकारों या कार्यों का संगठन, उनकी कार्यशैली, उनके प्रशासकीय एवं जो है न्यायिक अधिकारों तथा उन अधिकारियों की न्यायिक नियंत्रण ही इंग्लैंड की प्रशासनिक विधि का क्षेत्र है। ये इंग्लैंड से ही लिया गया ये कानून, ये जो लॉ बना है आपको पता होगा कि अंग्रेज के द्वारा ही दिया गया है। ठीक, प्रशासनिक कानून के क्षेत्र के संबंध में भारत के लिए भी यही बात लागू होता है। भारत में प्रशासनिक अधिकारियों की बढ़ती हुई शक्तियों के संदर्भ में उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाना आवश्यक है ताकि वे निरंकुश अर्थात तानाशाह नहीं बन सके। यही कारण है कि प्रशासनिक कार्यों को न्यायिक नियंत्रण के अधीन रखा गया है। ठीक, यही सबसे मेन कारण है कि जो है प्रशासनिक कार्यों को न्यायिक के नियंत्रण में रखा गया, मतलब विधि के जो है नियंत्रण में, उसके चंगुल में रखा गया, यही जो है मेन कारण है। ठीक, अब आगे देखिए प्रशासनिक विधि के क्षेत्र अंतर्गत जो है आप लोग का निम्नांकित बातों को सम्मिलित किया गया है। कौन कौन सी बातें हैं? इसमें विभिन्न प्रशासनिक निकायों का अध्ययन किया जाता है, जैसे केंद्रीय राजस्व बोर्ड, टैरिफ आयोग, जांच आयोग, सलाहकारी बोर्ड, बेज बोर्ड आदि etc करके जो है ये पहला पॉइंट होगा। ठीक, इसमें ये सब सारी चीजें शामिल होती है। इसमें प्रशासनिक अभिकरणों के जो है न्यायिक कृत्यों का अध्ययन भी किया जाता है, दूसरा पॉइंट है ये, जैसे औद्योगिक न्यायाधिकरण, आयकर पुनर्विचार न्यायाधिकरण आदि, ये सब सारी चीजें हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रशासनिक अभिकरणों कि विधि निर्माण की क्षमता, शक्तियों का जो है प्रत्यायोजन, शक्तियों के दुरुपयोग की दशा में न्यायिक नियंत्रण के माध्यम से उपचार उपलब्ध कराना, ये सब सारी चीजें इसमें बताया गया। चौथा पॉइंट है प्रशासकीय शक्तियों का दुरुपयोग किए जाने पर जारी की जाने वाली विभिन्न प्रकार की रिटों तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा आदि का अध्ययन, ये सब सारी चीजें इसमें बताया गया है। ठीक, अब अगला पॉइंट आप लोग देखिए जो है नेक्स्ट आप लोग का 5वां नंबर है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करने की गारंटी भी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का है, केंद्र तथा राज्य सरकार का अपने प्राधिकारों द्वारा की गई संविदा संबंधी तथा अपकृत संबंधी दायित्व, ये भी आप लोग का जो है पॉइंट में दिया गया है। ठीक, अब जानिए इसका जो है प्रशासनिक कानून का महत्व क्या था। शक्ति के जो है मनमाने प्रयोग से सुरक्षा है, ये सब सारी चीजें जानिए। इसका महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है जो है प्रशासनिक कानून का इंपॉर्टेंस। प्रशासनिक कानून की बदौलत लोग प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा सत्ता के मनमाने इस्तेमाल से सुरक्षित रहते हैं। जब एजेंसियां निर्णय लेती हैं या ऐसे कार्यवाही करती हैं जिसका व्यक्तियों पर जो है प्रभाव पड़ता है, तो उन्हें कानूनी प्रतिबंधों और प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक होता है। ठीक, जब जो है इसका ये इफेक्ट होता है, इसका इंपॉर्टेंस ये है, इसमें कहा गया जो है आपको कुछ लाइनों में मैंने बताया कि जब ये एजेंसियां निर्णय लेती है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर या कोई भी जो है पार्टी हो, सब कुछ जो है इसके दायरे में रहती है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, जो कोई इलेक्शन करवाना हो या कुछ भी करवाना हो, कहीं भी कुछ हो, तो इसी के दायरे में होकर के सारे चीज होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग ही होते हैं। ठीक, ये सुरक्षा ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि लोगों के साथ उचित व्यवहार किया जाए और सत्ता के पदों पर बैठे लोग उनके अधिकारों का उल्लंघन ना कर सके। जैसे कि जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इसीलिए बनाया जाता है कि जो आपके सत्ता में आ रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट आ रही है या जो है जो भी नेता विधायक मंत्री, ये सब सारे लोग हो रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर जो है, ये सब जो है जो आम जनता का जो है शोषण ना कर सके, मतलब उसके जो है अधिकारों का उल्लंघन ना कर सके, जो उसका कर्तव्य है आम जनता का वो उन्हें मिले, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बनाया गया है। ठीक, इसलिए वहाँ पर जो है अधिकारों को बताया गया, वहाँ पर जो है अधिकारी भी बैठाए जाते हैं। ठीक, नियंत्रण और संतुलन जानिए। प्रशासनिक एजेंसियों को न्यायिक समीक्षा के अधीन बनाकर प्रशासनिक कानून जांच और संतुलन की एक प्रणाली बनाता है। प्रशासनिक कार्यों और निर्णयों की वैधता, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और जो है तर्क संगतता
सभी अदालतों द्वारा समीक्षा के अधीन होते हैं। मतलब जांच होता है स्टेप बाय स्टेप, जो भी चीज़ें दी गई, अगर कोई भी आपके साथ कोई गलत काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, या कोई भी पॉलिटिकल लीडर है या कोई भी अधिकारी है, कुछ भी, मतलब सबके ऊपर ये कानून लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कोई डिपार्टमेंट अगर आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, आम जनता है आप, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, ऐसा डिपार्टमेंट है कि सबसे जो है पावरफुल डिपार्टमेंट होता है। ये जा करके बैठता है, ये सब सारी चीज़ें जांच पड़ताल करता है, जैसा जो निकलता है उसी के अकॉर्डिंग जो है उसमें जो है क्राइम या जो है उसका में सजा का भी प्रावधान होता है। ठीक, ये समीक्षा कानून के जो है शासन को बढ़ावा देती है, जवाबदेही सुनिश्चित करती है और सत्ता के दुरुपयोग को जो है रोकती भी है। सत्ता के लालच में जो है आकर के बहुत लोग होते हैं दबंगई करते हैं या गुंडागर्दी करते हैं, तो ये सब जो है करने से ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है उन्हें रोकता है। न्याय तक पहुँच, ये जानिए जो है तीसरा पॉइंट, जब लोग प्रशासनिक कार्यों से आहत होते हैं तो प्रशासनिक कानून का सुनिश्चित करता है कि उन्हें न्याय मिल सके या ना मिल सके। ये आपको प्रशासनिक न्यायाधिकरण और विशेष अदालतों जैसे तंत्र प्रदान करता है। ये जो है आप लोगों का ये कानून जो है, ये डिपार्टमेंट जो है आपको अदालत तक ले जाएगा। अदालत तक जो है आपको अगर कहीं भी नहीं मिलेगा न्याय तो वहाँ अदालत में मिलेगा, लेकिन ये डिपार्टमेंट ले जाएगा आपको, ठीक, और न्याय भी दिलाएगा। ये चीज़ इसमें कहा गया है। इन समाधान विकल्पों की बदौलत लोग निर्णयों को चुनौती दे सकते हैं, समाधान ढूंढ सकते हैं और अपनी शिकायतों को जल्दी से और सस्ते में सुन सकते हैं। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि इस जो है कानून के अकॉर्डिंग जो है इसके बदौलत जो है अपने निर्णय को जो है आम जनता जो है सही तरीके से, अच्छे तरीके से जो है कम पैसे में और अच्छी तरीके से और जल्दी से जो है अपना जो भी जो है निर्णय चाहती है, जो भी जो है उसे जो है अधिकार मिलता है, वो अपने अधिकारों का जो है सही तरीके से उपयोग कर सकती है। आम जनता को उस पर जो है राहत मिल सकती है। अगर कोई जो है पॉलिटिकल लीडर या कोई भी अधिकारी या कोई भी जो है बड़े से बड़ा लोग जो है आप पर अगर कुछ ऐसा करते हैं तो, ठीक, ये चीज़ इसमें कहा गया। व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण जानिए। प्रशासनिक एजेंसियों के साथ व्यवहार करते समय व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की रक्षा प्रशासनिक कानून द्वारा ही की जाती है। ये सुनिश्चित करता है कि एजेंसियां अपने प्रत्यायोजित अधिकार के भीतर कार्य करें, निष्पक्ष प्रक्रियाओं का पालन करें और समानता, गैर भेदभाव और उचित प्रक्रिया जैसे मौलिक अधिकारों का बरकरार रखें। ठीक, इसमें यह कहा गया है कि इस अकॉर्डिंग जो है जो कोई भी एजेंसी अगर काम कर रही है या कोई भी डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो सही तरीके से काम करे। ये एजेंसी ये काम करे, ये एजेंसी खुद कर रही है तो सही तरीके से करे। ऐसा ना हो कि जो है गैर उसमें भेदभाव हो कि आप बड़े आदमी हैं तो आपकी जल्दी सुनवाई हो, छोटे लोगों का जल्दी ना सुनवाई हो, ये सब सारी चीज़ें। तो गैर जो है भेदभाव आपको नहीं करना है। जैसे बड़े लोगों की सुनवाई वैसे छोटे लोगों की सुनवाई, और जल्द से जल्द और कम पैसों में सब कुछ जो है सुनवाई के माध्यम से करना है। ठीक, उन्हें जो है न्याय मिले। यह सुनिश्चित करता है कि एजेंसियां अपने प्रत्यायोजित अधिकारों के भीतर कार्य करें। ये सब सारी चीजें इसमें कहा गया। ठीक, जिन व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है वे निवारण की मांग करने और एजेंसियों को जवाबदेह ठहराने के लिए प्रशासनिक कानून के उपायों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये चीज इसमें कहा गया है। ठीक, निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है? यह गारंटी देने के लिए कि प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग कानूनी सीमाओं के भीतर किया जाता है। आधुनिक शासन प्रशासनिक कानून पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यह व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है तथा पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है और निजी हितों और सार्वजनिक भलाई के बीच संतुलन बनाया रखता है। प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने और रोकने के लिए प्रशासनिक कानून का अध्ययन और विकास करना भी आवश्यक होता है। ये सब सारी चीजें इसमें कहा गया। ठीक, कानून के शासन को कायम रखते हुए प्रशासनिक कानून एक न्यायपूर्ण और कुशल प्रशासनिक प्रणाली के विकास में योगदान देता है। इसलिए इसे या इस जो है विषय को सीखना बहुत जो है जरूरी भी है। ठीक, इस कानून को जानना भी चाहिए। अब जानिए नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आप लोग का सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन जिसे हम लोग कहते हैं। शक्तियों का विभाजन क्या होता है? शक्तियों का पृथक्करण संघीय और लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लिए एक मॉडल है। राज्य को 3 अलग अलग शाखाओं से संरक्षित किया गया है। विधायी नंबर फर्स्ट होता है, कार्यकारी और न्यायिक, ये 3 जो है पार्ट में बांटा गया। प्रत्येक के पास अलग अलग शक्तियाँ और जिम्मेदारियां होती हैं। सही बात है। संक्षेप में यह आदर्श के है कि प्रत्येक राज्य सरकार को कानूनों को प्रभावी ढंग से अपनाने, निष्पादित करने और लागू करने के लिए इसका पालन करना चाहिए। यदि इस नियम का पालन नहीं किया जाता है या नहीं किया गया है
तो अधिकार या अधिक शक्ति का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार देखा जाएगा। अगर इन देश में या स्टेट में जो भी क्राइम हो रहे हैं वो बढ़ावा होगा उसमें, और जो भ्रष्टाचार होंगे वो भी उसमें बढ़ोतरी होगी, ना कि कम होगा। इसीलिए इन सभी कानून का पालन किया जाता है। ठीक, यदि इस विचार का पालन किया जाता है तो तानाशाही कानून लागू होने की संभावना कम होगी, क्योंकि दूसरी शाखा उनकी जांच करेगी। यह शक्ति के स्पष्ट विभाजन और प्रत्येक अंग के लिए एक विशिष्ट उद्देश्य का आकांक्षा रखता है। ये चीज इसमें कहा गया। ठीक, शक्ति पृथक्करण का अर्थ क्या होता है ये जानिए। विभिन्न लेखक शक्तियों के पृथक्करण शब्द की अपनी व्याख्याएं प्रदान करते हैं। हालांकि इस विषय पर कई भी भिन्नताएं हैं। शक्तियों के पृथक्करण के अर्थ को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, जो व्यक्ति एक अंग का हिस्सा है उसके लिए दूसरे अंग का हिस्सा बनना अनुचित है। पूरी तरह से सही बात है। एक अंग की कार्य प्रणाली से दूसरे अंगों की कार्य प्रणाली खराब नहीं होनी चाहिए, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा देखिए, एक ही शरीर में एक अंग द्वारा दूसरे अंग का कार्य करना स्वीकार नहीं है। अब एक शरीर है, इसमें 2 अंग काम कर रहे हैं, तो इसका जवाबदेही नहीं माना जाएगा, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ट्राइस पॉलिटिका की अवधारणा शक्तियों के पृथक्करण की नींव के रूप में कार्य करती है। इस सिद्धांत के अनुसार एक त्रिपक्षीय प्रणाली को दर्शाया गया है, जिसमें शक्तियों को 3 अंगों के बीच प्रत्यायोजित और वितरित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक का एक अलग क्षेत्राधिकारी होता है। आगे देखिए, तबीयत नहीं सही है तो थोड़ा खांसी उसी का प्रॉब्लम है, उसके लिए सॉरी, और जुकाम भी है, फीवर भी है, हिम्मत नहीं है, लेकिन पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, या आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम की वजह से। प्रशासन के 3 स्तर, सभी अंगों को सभी कार्य व्यवस्थित एवं उचित ढंग से करनी चाहिए, जो असंभव है। परिणाम स्वरूप शक्तियों को ठीक से काम करने के लिए उन्हें सरकार की 3 शाखाओं में विभाजित किया गया। नंबर 1 देखिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्रत्येक अंग के कार्यों के बारे में अधिक गहराई से जानने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है। विधायी जानिए। विधायिका का प्राथमिक कार्य कानून बनाना राज्य की इच्छा को व्यक्त करता है और अपनी स्वायत्तता का भी प्रयोग करने की क्षमता पर एक जांच के रूप में कार्य करता है। यह सरकार की कार्यपालिका और न्यायपालिका शाखाओं के संचालन के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। इसे तीनों अंगों में प्रथम स्थान दिया गया। सबसे पहला स्थान यही है। जब कोई चीज बनेगा तभी तो लागू होगा, तभी तो उस पर एक्शन होंगे, क्योंकि कानून को लागू करने और लागू करने का कार्य तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि कानून बनाकर लागू नहीं किया जाता। यही चीज इसमें लिखा है, ये चीज मैंने पहले ही बता दिया। ठीक, न्यायपालिका एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती है, जिसका अर्थ है कि यह नए कानून के निर्माण और मौजूदा कानून में संशोधन पर विधायिका को सिफारिशें कर सकती है, फिर भी यह विधायी कार्य नहीं कर सकता है। ठीक, ये चीज इसमें कहा गया है। ठीक, मतलब जो न्यायपालिका है इसका काम यही है कि कानून बन रहा है तो उसकी जांच करे, सही तरीके से सही है कि गलत है। न्याय का मतलब ही यही होता है। बाकी ये कह दीजिए कानून बना दे तो कानून नहीं बनाएगी, विधायिका का ही काम है। कार्यकारिणी जानिए। संविधान सभा और विधायिका द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्ति के कई राज्य की इच्छा को लागू करने के लिए जिम्मेदार अंग कार्यकारी और विधायी शाखाएं हैं। कार्यपालिका संघीय सरकार के प्रशासन या प्रभारी होती है। इसे सरकार का मुख्य स्रोत भी कहा जाता है। ठीक, मुख्य स्रोत होता है, क्योंकि यदि कार्यपालिका ठीक से काम करने में विफल रहती है तो असंतुलन से परिणाम स्वरूप सरकार खुद को खत्म कर लेगी। कार्यकारिणी में मंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ सलाहकार, विभाग प्रमुख और सीमित अर्थ में उसके मंत्री भी शामिल होते हैं। न्यायतंत्र जानिए। न्याय विभाग यह उन सार्वजनिक अधिकारों को संदर्भित करता है जिनकी जिम्मेदारी स्थिति पर लागू प्राकृतिक न्याय या निष्पक्षता के सिद्धांत पर विचार करते हुए व्यक्तिगत मामलों में विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना, ये चीज इसमें कहा गया है। ठीक, भारत में शक्तियों का पृथक्करण जानिए। संविधान के प्रावधानों के अनुसार संसद को जो भी कानून उचित लगे उसे पारित करने का अधिकार है और कानून पारित करने की उसकी क्षमता पर कोई बाधा नहीं है। संविधान राष्ट्रपति की शक्तियों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 62 से आप लोग का अनुच्छेद 72 अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र के अनुसार न्यायपालिका आत्मनिर्भर
और ना तो न्यायपालिका आत्मनिर्भर है और ना तो विधायिका और ना ही जो है कार्यपालिका। न्यायपालिका आत्मनिर्भर है जबकि विधायिका और कार्यपालिका नहीं है। इसमें छेड़खानी हो सकती है लेकिन न्यायपालिका में जो है कोई भी जो है दखल अंदाजी नहीं कर सकता। न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है, शक्तियों में हस्तक्षेप कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 136 के तहत जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक को न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी गई है और संसद द्वारा अधिनियमित किसी भी कानून को अवैध माना जा सकता है। संसद अगर कानून बना रही है तो न्यायपालिका उसे अवैध भी करार दे सकती है। उसके पास पूरी तरह से जो है राइट्स है और पावर है और शक्ति है। ठीक, न्यायपालिका यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हुई पाई जाती है तो अनुच्छेद 13 ऐसे कानूनों को पढ़ने के बाद कई न्यायविदों की राय है कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को भारत में मान्यता प्राप्त है। ये भी जान लीजिए। ठीक, कुछ गलती भी कर रही है न्यायपालिका तब भी माना जाएगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, किसी भी जो है वर्तमान देश में चाहे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, नेपाल, फ्रांस, अन्य यूरोपीय देश को जो है पृथक्करण शक्ति के विचार को उसके सख्त अर्थों में लागू करना संभव नहीं है। बहरहाल ये विचार आज भी प्रशासनिक बिना आज भी जो है प्रासंगिक बना हुआ है। हमारी सरकार एक सुसंगठित संस्था है जिसे ऐसे खंडों में विभाजित करना कठिन है जो पानी से अभेद है। ठीक, जो पूरी तरह से जो है पानी से घिरा हुआ है, इसका जो है खंडन नहीं कर सकते। किसी भी सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सरकार की मिशन की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार की तीनों शाखाओं के बीच सहयोग और समन्वय आवश्यक है। मतलब किसी भी स्टेट के कानून को चलाना या किसी भी लॉ को बनाना या किसी भी लॉ को लागू करना, तो जो भी तीनों शाखाएं हैं आपकी, वो तीनों शाखाओं को जो है एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी सब कुछ चल सकता है, तभी देश चल सकता है या स्टेट चल सकता है या कोई कानून बन सकता है या कानून पारित हो सकता है। ठीक, तीनों को एक साथ मिलकर चलना होगा, ना कि एक अलग जा रहा है, एक अलग जा रहा है, एक अलग जा रहा है, तो कोई चीज़ जो आपका संभव नहीं है। प्रोफेसर गार्नर के अनुसार उनकी राय में यह धारणा सरकार के कामकाज के आधार के रूप में अव्यावहारिक है। सटीकता के आधार पर प्रत्येक अंग के कार्यों को सटीक रूप से अलग करना असंभव है। पूरी तरह से ये चीज़ इसमें कहा गया। प्रशासनिक कार्यवाही, अर्थ, वर्गीकरण एवं नियंत्रण, ये जानिए आप लोग का जो है नया टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। प्रशासनिक कार्यवाही का अर्थ क्या होता है जानिए। प्रशासनिक कार्यवाही वह कार्रवाई है जो ना तो विधायी और ना ही न्यायिक प्रकृति की है, बल्कि केवल किसी विशेष स्थिति के विश्लेषण और उपचार से संबंधित है और समानता से रहित है। इसमें साक्ष्य एकत्र करने और तर्कों को तौलने की कोई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह केवल जो है व्यक्ति परक संतुष्टि केवल व्यक्तिपरक संतुष्ट पर आधारित है, जहां निर्णय नीति और समीचीनता पर आधारित होता है। यह सही या गलत का निर्णय नहीं करता है, ना ही यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पूरी तरह से अपेक्षा करता है। हालांकि यह किसी अधिकार को प्रभावित कर सकता है जब तक जो है आपका कानून अन्यथा प्रावधान ना करे। प्रत्येक मामले की तथ्य स्थिति के आधार पर प्रकृति या प्राकृतिक न्याय के न्यूनतम सिद्धांतों का हमेशा पालन किया जाना चाहिए। ये चीज इसमें कहा गया है। ठीक, वर्गीकरण क्या होता है। प्रशासनिक कार्यवाही को मोटे तौर पर सरकार के 3 मुख्य अंगों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से अंग हैं? विधायी, कार्यकारिणी, न्यायतंत्र, ये चीज इसमें। तो ये आपको पहले ही बताया। जैसे देखिए आप लोग का केस है जयंतीलाल, अमृतलाल शोधन, BFN राणा और अन्य। इस केस में क्या गया, आमतौर पर एक प्रशासनिक कार्रवाई को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये चीज इसमें कहा गया। अर्थ विधायी कार्रवाई का नियम बनाना, इसमें नियम बनाने की शक्ति और जो है प्रत्यायोजित कानून शामिल है। इस अंग के अंतर्गत प्रशासन ऐसी जो है
स्थितियों में कानून बनाने का कार्य करता है, जहां उत्पन्न होने वाले विवादों के लिए कानून बनाना किसी भी कानून के लिए संभव नहीं है। ठीक। अर्थ न्यायिक कार्रवाई का नियम निर्णय कार्रवाई, इसमें ऐसे शर्तें शामिल है जिनके तहत जो है प्रशासन न्यायपालिका की टोपी लगाता है पूरी तरह, समझे। उन मामलों में निर्णय लेने की जो है विशेष पर जो है शक्ति प्रदान करता है जहां व्यक्ति के कानून अधिकार प्रभावित होते हैं पूरी तरह से। दूसरा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, जो विशुद्ध रूप से प्रशासनिक कार्रवाई या नियम लागू करने की कार्रवाई, इसमें वह जो है कार्रवाइयाँ शामिल है जो ना तो विधायी है और ना ही न्यायपालिका, बल्कि प्रकृति में पूरी तरह से प्रशासनिक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 में प्रशासनिक कार्रवाई के में भुगतने वाले परिणामों के मामले में प्रकृति न्याय की अवधारणा को परिभाषित पूरी तरह से किया गया, मतलब उसे डिफाइन किया गया है। नंबर फर्स्ट इसमें निमो यौन जो है प्रोपिरिया कासा, जो आप लोग का जो जूडेक्स एक्से डिबेट, किसी को भी अपने ही मामले में जज नहीं बनाया जाता चाहिए। कहा गया है कि जो है किसी को अपने ही मामले में जो है जज नहीं बनाया जाना चाहिए, या जो है पूर्वाग्रह के खिलाफ नियम है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग कहा गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आरडी अटराम पोर्टेम, किसी की भी अनसुनी निंदा नहीं की जानी चाहिए, ये भी कहा गया। एक एक क्रेब बनाम आप लोग का भारत संघ के मामले में न्यायालय ने माना कि जो है निर्धारण या निर्धारित करने के लिए कि प्रशासनिक प्राधिकारी की कार्रवाई प्रकृति में अर्थ न्यायिक या जो प्रशासनिक है, किसी को प्रदत्त शक्ति किसे शक्ति दी गई है को देखना होगा पूरी तरह से। वह ढांचा जिसके अंतर्गत शक्ति प्रदान की जाती है और परिणाम भी आते हैं। प्रशासनिक कार्रवाई का नियंत्रण जानिए, ये क्या होता है। प्रशासनिक कार्रवाई को कुछ परिस्थितियों में अदालतों द्वारा अलग अलग रिट जारी करके नियंत्रित किया जाता है और इस प्रकार यह भारत में प्रशासनिक कार्रवाइयों के न्यायिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुच्छेद 32 के क्लॉज 2 में सर्वोच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति बताई गई है पूरी तरह से। और नेक्स्ट देखिए आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है, लैटिन में हैबियस कार्पस शब्द का अर्थ है शरीर धारण करना। इस रिट के तहत यदि किसी व्यक्ति को जो है गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो उसके दोस्त या रिश्तेदार या कैदी की ओर से कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत या सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत अदालत में आवेदन दायर कर सकता है। ये चीज इसमें कहा गया, बताएगा। यहाँ तक कि जेल में कैदियों पर किए गए अवैध कार्यों का उल्लेख करने वाले न्यायाधीश को लिखे पत्र को भी स्वीकार किया जा सकता है। यदि न्यायालय आवेदन की सामग्री से संतुष्ट होगा तो वह रिट जारी करेगा और उस व्यक्ति को बुलाने का आदेश देगा, ठीक, जिसने दूसरे को हिरासत में लिया है और उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। ये चीज इसमें कहा गया ताकि कारावास के आधारों को बताया जा सके और व्यक्ति को निर्धारित किया भी जा सके। यदि कोई कानून औचित्य नहीं है तो निःशुल्क और अनुकरणीय हर्जाना दिया जाएगा। ये चीज इसमें कहा गया। आपका एक केस ला देखिए, भीम सिंह बनाम आप लोग का जम्मू कश्मीर राज्य AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट 494 के मामले में माननीय न्यायालय ने गलत कारावास के लिए 50,000 रुपये का अनुकरणीय हर्जाना दिया है पूरी तरह। सुनील बन्ना बनाम आप लोग का दिल्ली प्रशासन AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट 1579 एक और ऐतिहासिक फैसला है जिसमें एक दोषी ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में से एक को पत्र लिखकर अपने साथी दोषी पर अमानवीय अत्याचार और अभद्रता का आरोप लगाया था। ये चीज इसमें कहा गया है, ठीक। परमादेश का लेख क्या होता है देखिए, लैटिन में जो है मंडामस शब्द का अर्थ है हम आदेश देते हैं। मंडामस एक न्यायिक आदेश है जो लोकस स्टैंडी के नियम का सख्ती से पालन करता है। अभी तो आप लोग जो है नए होंगे या पहली बार प्रशासनिक विधि को पढ़ रहे होंगे तो आपको यहाँ से ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा। कोशिश तो पूरा किया हूँ कि समझ में आ जाए।
लेकिन आपको एक बार वीडियो देखने में नहीं समझ में आएगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं। अगर आप पहले किताब या बुक से कहीं भी कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं या लेक्चर सुने हैं या पढ़े होंगे तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। बाकी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपको इस वीडियो को करीबन जो है 2 से 3 बार देखना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। ठीक, ये किसी भी संवैधानिक या वैधानिक या गैर जो है संविधिक प्राधिकारी को एक आदेश के रूप में जारी किया जाता है जिसमें कानून द्वारा लगाए गए सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करने या किसी विशेष कार्य को करने से परहेज करने के लिए कहा जाता है, जिसे प्राधिकारी कानून के तहत करने का हकदार नहीं है। यह किसी प्रशासनिक कार्रवाई की जो है मनमानी को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण रिट है। पूरी तरह से इसे रिट ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, आपको बता दिया हूँ पहले से कि जो है तबीयत नहीं सही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। निषेध का लेख जानिए। निषेध शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्रतिबंध करना। यह सर्वोच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय द्वारा एक मतलब अपर न्यायालय या अवर न्यायालय या अर्थ न्यायिक निकाय को जारी किया गया एक न्यायिक आदेश है जो निचली अदालतों को कार्रवाई जारी रखने और खुद को अपने अधिकार क्षेत्र के सीमा के भीतर से रोकता है। यही चीज इसमें कहा गया है। ठीक, इसमें निम्नलिखित अधिकार है। नंबर फर्स्ट आप लोग का क्षेत्र अधिकार की अनुपस्थिति या अधिकतता। नंबर 2 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। तीसरा पॉइंट है किसी कानून की जो है असंवैधानिकता। चौथा पॉइंट मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। ये सब सारी चीजें इसमें कहा गया। देखिए आपका जो है सर्टोरी की रीट देखिए, लैटिन शब्द में जो है इसे लोग कहते हैं सर्टिओरारी का अर्थ क्या होता है? परिणामित करना है इसका अर्थ, जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक, मतलब जो भी चीज है उसका परिणाम कर दे, उसे पूरी तरह जाहिर कर दे। यह रिट एक न्यायिक आदेश है जो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालयों को अपने निर्णयों की अवैधता को ठीक करने या अन्यथा इसे रद्द करने की शक्ति प्रदान करता है। ये रिट जिन आधारों पर उत्प्रेषण रिट जारी की जा सकती है वे है नंबर फर्स्ट क्षेत्राधिकार की त्रुटि, क्षेत्राधिकार का अभाव या क्षेत्राधिकार की अधिकता। नंबर बी है क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग। सी नंबर है रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से कानून की त्रुटि। ये चीज इसमें कहा। ठीक, अब जानिए जो है आप लोग का जो है नेक्स्ट आप लोग का टॉपिक है प्रत्यायोजित विधान के अर्थ और अवधारणा, मीनिंग एंड जो है कॉन्सेप्ट ऑफ द डेलीगेटेड एंड लेजिस्लेशन। आधुनिक राज्यों के बढ़ते दायित्व के विधि के क्षेत्र में जिस अवधारणा को विकसित होने का अवसर दिया गया है या दिया है उनमें जो है प्रदत्त व्यवस्थापन सर्वप्रमुख है। इससे आशा है विधि बनाने की अपनी सत्ता का व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका एजेंसी को हस्तांतरण। ये चीज इसमें कहा गया है। इसके कारण भले ही कार्यपालिका का कुछ विभाग या कुछ मिश्रण हो जाता है तो नागरिकों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगते हैं, फिर भी आवश्यकता इस नियंत्रण पर रही है या नियंत्रण कर रही है कि किसी देश में विधान निर्माण शक्ति जो है व्यवस्थापिका के पास हो, किसी देश में विधान निर्माण शक्ति जो है व्यवस्थापिका के पास होती है और जब व्यवस्थापिका अपनी इस शक्ति के एक अंश को कार्यपालिका को सौंप देती है तो यह विधि निर्माण के उसके अधिकार का प्रत्यायोजन कहलाता है। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। उसका एक अंश दे दे तब भी जो ये प्रत्यायोजन कहलाता है। इसके तहत कार्यपालिका द्वारा निर्मित विधि जो है प्रत्यायोजित विधान प्रदत्त जो है व्यवस्थापन या जो है प्रतिनिहित विधान कहलाता है। कार्यपालिका द्वारा निर्मित होने के कारण इसे जो है कार्यकारिणी कानून भी कहते हैं। चूंकि ऐसी विधि का संसदीय के अनुकूल होना आवश्यक होता है, अतः इसे जो है अधिनस्थ विधान भी कहते हैं। लोकतंत्र में सरकार के कार्यों का जो है विधिवत विभाजन होता है। इसके अनुरूप व्यवस्थापिका को विधान निर्माण की अंतिम सत्ता प्राप्त होती है। जब व्यवस्थापिका अपनी इस सत्ता का हस्तांतरण कार्यपालिका को कर देती है तो इसे प्रदत्त हस्तांतरण भी कहा जाता है। ये चीज इस पे कहा गया है।
इसके तहत कार्यपालिका द्वारा निर्मित विधि प्रत्यायोजित विधि या प्रदत्त व्यवस्थापना कहलाती है। चूंकि इसका व्यवस्थापिका मूल नियम संगति रखना आवश्यक है, अतः इसे अधीनस्थ विधान भी कहा जाता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, सहशील कार्य वैधानिक सत्ता द्वारा जो है उद्देश्य प्राप्ति हेतु अधीनस्थ निकाय को सौंपी गई है। विधि निर्माण की विधि जो है सम्मत व्यवस्था प्रत्यायोजित विधि भी होते हैं, ये चीज इसमें कहा गया। भारद्वाज व्यवस्थापिका के अधिनियमों के अंतर्गत कार्यपालिका या उसके अंग द्वारा निर्मित उप विधि ही प्रत्यायोजित विधि है। यह शक्ति स्वयं व्यवस्थापिका प्रदान करती है। दोनों मोर समिति के अनुसार प्रदत्त व्यवस्थापना या व्यवस्थापन का अभिप्राय है एक अधीनस्थ अधिकारी यथा मंत्री द्वारा उसे संसद द्वारा दी गई कानूनी निर्माण की शक्ति का प्रयोग हो सकता है, ये चीज इसमें कहा गया। डॉक्टर एमपी शर्मा के अनुसार प्रदत्त व्यवस्थापना या व्यवस्थापन का अभिप्राय है कार्यपालिका द्वारा जो है उप विधायन का कार्य और सेकंड नंबर ऐसी प्रक्रिया का जो है परिणाम है। इसमें कहा गया है प्रत्यायोजित विधान की विशेषताएं क्या होती है। फीचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, उपयुक्त आवश्यकता के पूर्ति के लिए निर्मित प्रत्यायोजित विधान की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। नंबर फर्स्ट देखिए, यह वैधानिक सत्ता की समस्त शक्ति का नहीं अपितु उसके एक अंश का प्राधिकरण होता है। नंबर टू, व्यवस्थापिका द्वारा प्रदत्त व्यवस्थापन सत्ता से अधिक का उपयोग नहीं किया जा सकता, ये चीज इसमें कहा गया है। तीसरा पॉइंट है, जिस निकाय या अधिकारी को व्यवस्थापन का जो प्रदत्तीकरण किया जाता है वह स्वयं ही उसका या इसका उपयोग कर सकता है अथवा या अर्थात वह इसका प्रत्यायोजन किसी अन्य को नहीं कर सकता, ये चीज इसमें कहा गया। प्रत्यायोजित विधि को अपनी मूल संसदीय विधि के अनुसंगत होना आवश्यक है, अन्यथा वह अवैध। प्रत्यायोजित विधि का न्यायिक पुनरीक्षण किया जा सकता है, इसका मतलब पुनः से विचार किया जा सकता है, इस पे जो है दूसरा न्याय भी दिया जा सकता है, ये चीज कहा गया। नंबर 6, प्रत्यायोजित विधि में उसके प्रदत्तीकरण के उद्देश्य उसकी सीमाएं आदि भी स्पष्ट पूरी तरह की जाती है, स्पष्टीकरण होता है। अब जानिए 7 नंबर, प्रत्यायोजित विधान के तहत जो है निर्मित विधि की उसकी मूल संसदीय विधि के अनुरूप होना आवश्यक है। इसकी वह शक्ति होती है जो मूल संसदीय विधि की होती है। नंबर 8वां पॉइंट था। 9 नंबर तो इसका है, इसका न्यायिक जो है पुनरीक्षण किया जा सकता है और न्यायालय इसे अवैध घोषित कर सकता है। ठीक, सामान्यतः उपयुक्त विशेषताएं प्रत्येक प्रत्यायोजित विधि में पाई जाती है जिससे उसके अनेक लाभ सुनिश्चित हो पाते हैं पूरी तरह से। प्रत्यायोजित विधान की आवश्यकता नीड जानिए इसकी क्या है। ये कुछ पॉइंटें थे, हम लोग समझे उसे जाने उसकी क्या होती हैं। अब जानिए इसका नीड, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। वर्तमान युग में राज्य के कार्य किस तीव्रता से बढ़ रहे हैं उसके कारण जो है व्यवस्थापिका के समान या सामने उनके नियमन जैसे अनेक कानून बनाने की दायित्व भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन सांसद के पास ना तो पर्याप्त समय है और ना ही विधान की जटिलताओं की यथेष्ट जानकारी भी नहीं है। ठीक, अतः वह यह दायित्व भी जो है कतिपय शर्तों के अधीन कार्यपालिका को हस्तांतरित कर देती है। वस्तुतः व्यवस्थापिका किसी अधिनियम की निर्माण कर देती है और उससे या उसके शेष प्रावधानों की पूर्ति या व्याख्या का अधिकार कार्यपालिका को भी सौंप देती है पूरी तरह से, ये चीज इसमें कहा गया है। ठीक, सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1848 में इसका जो है स्वास्थ्य मंडल के रूप में जन्म हुआ। स्वतंत्रता के पूर्व भारत के जो है व्यवस्थापिका स्वयं पंगु थी। फिर भी 1878 के बुरा विवाद प्रकरण के विधायक या विधायिका की जो है विधि हस्तांतरण की शक्ति को उजागर किया था। 1914 में डिबेटिक जो है कंसेंटेंस अधिनियम से भारत में इसकी जो है वास्तविक पूरी तरह से जो है शुरुआत हुई। प्रदत्त व्यवस्थापन के तहत जो है सर्वप्रथम आपात नियामकीय या अधिनियम 1947 बनाया गया है। अब इसका प्रयोग अधिकाधिक हो रहा है, मतलब इसका प्रयोग जो है पूरी तरह से
चालू है और अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक, 1947। प्रत्यायोजित विधि की आवश्यकता के निम्नलिखित पहलू क्या होते हैं? नंबर फर्स्ट, व्यवस्थापिका के ऊपर समय के अनुपात से अधिक विधि निर्माण का बोझ होता है। नंबर 2, जटिल होती है, अधिक सामाजिक गतिविधियों के नियमन के लिए आवश्यक तकनीकी का ज्ञान व्यवस्थापिका के पास अभाव होता है पूरी। नंबर 3 है, विधियों में बदलती परिस्थितियों या परिस्थिति के अनुरूप बारंबार संशोधन की जरूरत, ये चीज इसमें कहा गया। नंबर 4, व्यवस्थापिका की आपात व्यवस्था से निपटने में संरचनात्मक जो है असमर्थता, अर्थात बैठक बुलाने, विचार का निर्माण लेने में देरी की संभावना पूरी तरह होती है। नंबर 5 है, परिस्थितियों से अवगत होकर व्यवहारिक विधि को निर्मित करने की आवश्यकता पूरी तरह होती है। उपयुक्त कारणों से जो है प्रतिनिहित विधान की आवश्यकता या दिनों दिन अधिक महसूस होती जा रही है, ये चीज इसमें कहा गया है। ठीक, प्रत्यायोजित विधि के प्रकार या स्वरूप है टाइप ऑफ मेथड ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। प्रत्यायोजित विधि के स्वरूप या प्रकार को 2 आधारों पर विवेचित किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट, शक्ति के स्वरूप के आधार पर, जैसे हम लोग कहते हैं व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका को कौन सी शक्तियां किस सीमा तक सौंपी गई है, ये चीज इसमें बताया गया। ठीक, इस आधार पर प्रत्यायोजित विधि को 2 प्रकार में बांटा गया, आपको बता दिया पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? साधारण स्वरूप। इसके तहत जो है व्यवस्थापिका विधान निर्माण कर लगाने, अधिनियम में ही संशोधन करने और जो है स्वविवेकीय शक्तियों का उपयोग करने का प्रत्यायोजन कर देती है। पूरी तरह से वो अपने विवेक पर आधारित होती है। ठीक, कभी कभी तो न्यायिक हस्तक्षेप का भी निषेध कर दिया जाता है, कभी कभी न्यायिक जो है हस्तक्षेप भी उसमें जो है जोड़ दिए जाते हैं। उपयोग के आधार पर जानिए आपके दूसरा पॉइंट, प्रत्यायोजित विधि का उपयोग किस तरह और कब करना, इस आधार पर इसके 3 प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट, आपतित प्रकार का सतर्क व्यवस्थापन। व्यवस्थापिका शर्त लगाना देती है कि किन परिस्थितियों में प्रत्यायोजित विधि निर्मित की जाएगी कि नहीं की जाएगी, ये चीज इसमें कोई एक शर्त होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट है, पूरक प्रत्याधिक विधान व्यवस्थापिका द्वारा पारित अधिनियम को पूरा करने या उसका विस्तार करने के लिए इसको प्रदत्त किया जाता है, ये चीज इसमें कहा गया है। नंबर 3 है आप लोग का जो है, नंबर 3 है आप जानिए जो है व्याख्यात्मक प्रकार। व्यवस्थापिका के अधिनियम की धाराओं की व्याख्या करने का कार्य या कार्यपालिका को सौंप दिया जाता है, ये चीज इसमें कहा गया है। ठीक, लाभ जानिए, संसद के कार्य भार को हल्का करना। नंबर 2 है विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त, ये चीज कहा गया। नंबर 3 है परिस्थितियों के अनुसार जो आपका लोचशीलता, ये चीज इसमें बताया गया है। नंबर 4 है आपका आपातकाल में उपयोगी। नंबर 5 है आप लोग का है, अब देखिए जो है प्रभावितों से परामर्श संभव। नंबर 6 है कार्यपालिका की आवश्यकता की पूर्ति। नंबर 7 है आपका तात्कालिक परिस्थितियों के निपटने हेतु तुरंत जो है परिवर्तनशील। ठीक, इसका लाभ जानिए, प्रत्यायोजित विधि का बढ़ता प्रचलन उसके महत्व को स्वयं रेखा। पहला पॉइंट देखिए आप लोग जो है व्यवस्थापिका के ऊपर से विधि निर्माण के दायित्व या बोझ को हल्का करता है पूरी तरह से। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, विधि निर्माण में विशेषज्ञों की सहायता और योग्यता का उपयोग संभव होता है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें लचीलापन पाया जाता है। प्रत्यायोजित विधि को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप बदलना, जहां संसद के लिए समय व श्रम साध्य है वहीं कार्यपालिका के लिए यह अधिक आसान है पूरी तरह से। ठीक, आपात या आकस्मिक अवस्थाओं जैसे युद्ध, बाढ़ आदि के समय तत्काल निर्णय प्रत्यायोजित विधि के माध्यम से कार्यपालिका ले पाती है पूरी तरह से, ये भी चीज इसमें कहा गया है। 5वां पॉइंट है प्रभावित व्यक्तियों के परामर्श करके जो है विधि निर्माण जहां जो है व्यवस्थापिका के लिए संभव नहीं है वहीं कार्यपालिका के लिए आसान और जो है इससे विधि अधिक लोकतांत्रिक भी बनता है या हो जाता है। ठीक, ये चीज इसमें कहा गया। 6 नंबर कहा गया कि कार्यपालिका अपनी कार्य आवश्यकताओं के अनुरूप विधियों का निर्माण कर प्रशासन को अधिक प्रभावशाली बनाने में सफल पूरी तरह माना जाता है। अब जानिए इसके जो है खतरे दोष आलोचन, ये चीज जानिए। ठीक, विधि कार्यपालिका जानिए आपका ये चीज तो है। उपयुक्त लाभों के बावजूद प्रत्यायोजित विधि की कड़ी आलोचना की जाती है। विधि का कार्यपालिका को हस्तांतरण
आपका जो है हेवार्ड की दृष्टि में नवीन जो है निरंकुशता को जन्म दे रहा है आपका। और देखिए डोनोमर समित ने लिखा कि भय यह है कि सेवक स्वामी बन जाए, ये चीज इसमें कहा गया है, डर होना चाहिए। इसके निम्नलिखित दोष या खतरे बताए जाते हैं। नंबर 1 देखिए, नागरिक को स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। कार्यपालिका प्रत्यायोजित विधि का आड़ में नागरिक स्वतंत्रता पर अनेक प्रतिबंध आरोपित करता है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है, थोड़ा मतलब जो है जल्दबाजी में मैं आपको बताऊंगा यहाँ, क्योंकि आपको इससे जो है समझना नहीं है, इसे आपको सिर्फ रीड करना है। कभी कभी संसद आवश्यकता से अधिक जो है प्रत्यायोजन कर देती है, और जैसे कर लगाने पर जो है स्वाविवेकीय शक्तियों का हस्तांतरण, इससे कार्यपालिका निरंकुश बन जाती है और लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है पूरी तरह से। तीसरा पॉइंट आपका जो है, अभिकरण जो है प्रत्यायोजित विधि के तहत जो है प्राप्त अधिकारों को स्वहित में प्रयोग करने लगते हैं। चौथा पॉइंट है, कभी कभी संसद संबंधित अधिनियम द्वारा प्रत्यायोजित विधि को जो है न्यायिक से भी मुक्त कर देती है। पांचवा पॉइंट है, प्रारंभार विधि में परिवर्तन से कानून की अराजकता का राज खड़ा हो जाता है और व्यवस्था या अव्यवस्था फैल जाती है पूरी तरह से। 6 नंबर है, जनता को भी प्रत्यायोजित विधि की सही समय पर जानकारी ना होने से जो है एक और तो इसका लाभ नहीं ले पाते, दूसरी ओर इसमें या इससे होने वाली हानि का प्रतिकर भी नहीं कर पाते हैं, ये चीज इसमें बताया गया है। ठीक, अब इसमें आपका कहा गया है कि कंट्रोल इसका क्या होता है, संरक्षक उपाय या नियंत्रण के उपाय, ये चीज इसमें कहा गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी जान लीजिए आप लोग। देखिए पहला पॉइंट क्या है, निश्चित सीमा में जो है प्रत्यायोजन हो, जितने से काम चला सकता है उससे अधिक प्रत्यायोजन नहीं किया जाए, ये चीज कहा गया। दूसरा पॉइंट है, प्रत्यायोजित विधि में उसके उद्देश्य और कारणों से आपका स्पष्टीकरण होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, प्रत्यायोजित विधि को संसद में अनुमोदन हेतु जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य हो। चौथा पॉइंट है, प्रत्यायोजित विधियों या जो आपका जो है अधिनियमों की समीक्षा संसद अपनी समिति के या माध्यम से समय पर जो है करे, ये चीज इसमें कहा गया है। ठीक, पांचवा पॉइंट है, प्रत्यायोजित विधि को न्यायिक समीक्षा के योग्य बनाया जाए, ये कहा गया है। 6 नंबर है, इसका उपयोग साधारण और सीमित उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। 7 नंबर है, जहां तक आपका जो है संभव हो प्रदत्त व्यवस्थापन मंत्री जैसी जो है संसद के प्रति उत्तरदायी एजेंसी को भी भिन्न स्तर पर नहीं है, ये चीज इसमें कहा गया है। 8 नंबर आपका कहा गया है, प्रभावित से आपका परामर्श करके जो है प्रत्यायोजित विधि का निर्माण हो। नंबर 9 कहा गया, प्रत्यायोजित विधि का व्यापक प्रचार प्रसार हो, ये चीज इसमें कहा गया है। ठीक, 10 नंबर भी है आपका, ये 10 नंबर जरूरी है, 9 ही बहुत है। निष्कर्ष क्या निकल कर आ रहा है ये जानिए, प्रदत्त व्यवस्थापन आज के समाज की एक अनिवार्यता है जिसे छूट नहीं पाई जाती है। वस्तुतः जटिल होती है परिस्थितियों और नियंत्रण अद्भुत पूरी तरह या उद्भूत होने वाली भिन्न भिन्न स्वरूप की समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यायोजित विधि के विकास की आवश्यकता अधिक है, यह चीज इसमें कहा गया। यह अनिवार्य है क्योंकि उपयुक्त समस्याओं से निपटने के लिए संसद के पास समय नहीं है, और बुराई इसलिए है कि यह शासक को वह सत्ता देती है जो मूलतः लोकतंत्र में उसकी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उसका दुरुपयोग होता है। ठीक, उस तरीके का कानून नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका दुरुपयोग होगा, सही बात है। इस अनिवार्य बुराई को विवेच्य संरक्षक उपायों का सुरक्षा कवच बनाकर या पहनाकर उद्देश्य मुख्य बनाए रखने की प्रणाली विकसित करना ही सर्वप्रमुख आवश्यकता है, ये चीज इसमें निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। ठीक, तो जान चुके होंगे आप लोग, ये काफी जो है ये काफी बड़ा टॉपिक था और इसमें से क्वेश्चन 110% फंसते हैं। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये जानिए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत किसी भी देश के प्रशासनिक ढांचे का प्राथमिक आधार है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवधारणा और सिद्धांत शुरू से ही यहाँ रहे और ये कोई नई अवधारणा नहीं है। प्राकृतिक न्याय समान कानूनों में एक प्रतिनिधित्व है जिसके लिए जो है प्रक्रियात्मक निष्पक्षता नियमों की आवश्यकता होती है। यह कानून के कई रंग और शेड्स के साथ साथ कई रूप और आकार भी होते हैं। ठीक, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत क्या है जानिए। वाक्यांश से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत रोमन कानून की अभिव्यक्ति जस नेचुरल से आया है, जिसके
या उनके पास कानूनी बल नहीं है, क्योंकि वे कानून का हिस्सा हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन उनका पालन अवश्य होना चाहिए। जब एक अर्थ न्यायिक निकाय को संघर्षों को सुलझाने का काम सौंपा जाता है या नागरिक परिणामों के जुड़ी हुई संगठनात्मक कार्रवाई दांव पर होती है, तो सभी राज्य या सभी सभ्य राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस समय। ठीक, प्राकृतिक न्याय निष्पक्ष निर्णय का मूल है, पूरी तरह से उसका मूल ढांचा है, जो विरासत और नैतिकता की भावना में दृढ़ता है, जो विरासत या नैतिकता के माध्यम से जोड़ा गया, अंतर्निहित और इसे मौलिक माना जाना चाहिए। ये भी कहा गया है प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का पालन करने का लक्ष्य न्याय के गर्भपात से बचना है। जो न्याय का गर्भपात होता है उससे बचना होगा। प्राकृतिक न्याय के 3 सिद्धांत हैं, देखिए। नंबर फर्स्ट आपका कासा सुआ में नियमो ज्यूडेक्स, और नंबर 2 है आडी अल्टेराम पोर्टेम, और तीसरा बोलने का आदेश या जो है तर्कपूर्ण निर्णय। ठीक, पहले 2 रोमन कानून से हैं और तीसरा संवैधानिक और प्रशासनिक कानून की तेजी से विकास के कारण एक आधुनिक आविष्कार है। जो दूसरा 2 पॉइंट है वो रोमन अंक से लिए गए हैं, रोमन नंबर में। तीसरा क्या संवैधानिक तौर पर है। कासा सुआ में नियमो ज्यूडेक्स, निष्पक्षता का पहला सिद्धांत इस प्रकार है कि कोई भी स्वयं मध्यस्थ नहीं होगा या उस मामले में जिसमें उसकी रुचि हो। इस विचार को पूर्वाग्रह के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि जिस प्राधिकारी को मामला सौंपा गया है उसे निष्पक्ष होना चाहिए और जो है पक्षपात के बिना कार्य करना चाहिए। व्यवस्था में विश्वास पैदा करने के लिए न्याय होना चाहिए और न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, ये भी है, जरूरी है। कोई भी चीज हो तो मतलब होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए, तभी जो है कोई मान करेगा या कोई जो है उस पर बिलीव करेगा, ये चीज इसमें कहा गया। ठीक, पूर्वाग्रह को विशिष्ट, व्यक्तिगत और आधिकारिक वर्गीकृत किया जा सकता है यदि कार्रवाई की विषय वस्तु में, पहला पॉइंट है, वित्तीय रुचि तो निर्णय का निर्माण प्रभावित होगा। दूसरा पॉइंट है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी पुस्तक या विमोचन होना है तो पुस्तक का लेखक पुस्तकों के चयन के लिए गठित समिति का जो है सदस्य है और उसकी पुस्तक भी उस समिति द्वारा जो है विचाराधीन थी, तो पक्षपात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, ये चीज इसमें कहा गया। और समिति के चयन को बरकरार नहीं रखा जा सकता। परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष व्यक्तिगत हित के अलावा अदालत के परीक्षण के लिए पूर्वाग्रह की वास्तविक संभावना पर विचार करना आवश्यक है, ये चीज इसमें कहा गया। ठीक, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह तब होता है जब निर्णय लेने वाले पक्ष का अन्य 2 पक्षों के साथ कोई रिश्ता, पेशेवर शिकायत या यहाँ तक कि दुश्मनी होती है। इन पूर्वाग्रहों के घटित होने की संभावनाओं को वास्तविक पूर्वाग्रहों से अधिक महत्व दिया जाता है। परिणाम स्वरूप हमें यह निर्धारित करना होगा कि क्या यह मानने का उचित आधार है कि वे पक्षपाती थे कि नहीं थे, ये चीज इसमें। चौथा पॉइंट, उदाहरण के लिए यदि किसी कंपनी बनाम सरकार का मामला और न्यायाधीश दोनों पक्षों में से किसी एक को जानता है तो उसे मामले से खुद को अलग कर लेना चाहिए। आधिकारिक पूर्वाग्रह तब हो सकता है जब एक पर्यवेक्षक जो एक आधिकारिक नीति की घोषणा करती है या करता है तो या और फिर उसे लागू करना होता है, उसे नीति के कार्यान्वयन से प्रभावित लोगों को आपत्तियों को सुनने का कर्तव्य सौंपा जाता है। ठीक, ये चीज इसमें कहा गया है। 6 नंबर है, इस मामले में सामान्य नियम यह है कि पूर्वाग्रह उत्पन्न होने की संभावना है और क्योंकि निर्णय की विषय वस्तु में समग्र रुचि है और अपने पेशेवर कर्तव्यों में नीति का प्रबंधन उसे अयोग्य नहीं ठहराएगा, ये चीज इसमें कहा गया। उदाहरण के लिए मुझे एक बच्चे को दंडित करना आवश्यक है, लेकिन मैं दंड देने के विचार के खिलाफ हूँ, इसलिए इस विषय में मेरी सामान्य रुचि मेरे कार्यों में बाधा उत्पन्न करेगी, ये चीज इसमें कहा गया। ठीक,
ऑडी अल्टरम पार्टम, ये दूसरा पॉइंट है। दूसरे प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का अनुवाद दूसरे पक्ष को सुनना है और निष्पक्ष सुनवाई के लिए यह सिद्धांत आवश्यक है और पक्षपात के विरुद्ध जो है पूरी तरह से जो है इसमें कहा गया है कि काम करेगा, ठीक, निस्संदेह प्रक्रिया का हिस्सा होगा, ये चीज इसमें कहा गया। पिछले दो नियमों में से निष्कर्ष निकाला गया है कि विशेष रूप से ऑडी अल्टरम पार्टम नियम की कवि एलिक्यूड स्टैचूरिट पार्ट एनाडिटा अल्टरम एक्टवा वाम, आप लोग का जो है लिसेट टिके सेरिट, ये चीज इसमें कहा गया। या जो है होड एक्वम फेसेरिट, जिसका अर्थ है कि जो दूसरे पक्ष को सुने बिना कुछ भी निर्णय लेगा उसे नहीं मिलेगा, ये चीज इसका अर्थ निकल के आ रहा है, ठीक। ये जो आपका रोमन नंबर में है। कहा कि क्या सही है या क्या नहीं सही है, या न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि स्पष्ट रूप से होते हुए दिखना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि न्याय किया जा रहा है और न्याय दिखाया नहीं जा रहा है, दोनों होना चाहिए। न्याय किया भी जाना चाहिए तो वो दिखना भी चाहिए, ठीक। बोलने का आदेश या तर्कपूर्ण निर्णय, तीसरा पॉइंट है। प्राकृतिक न्याय के तीसरे घटक के लिए मौखिक आदेश या तर्कसंगत निर्णय की आवश्यकता होती है। किसी निर्णय के जो है लिए स्पष्टीकरण देना अब प्रभावित शासन और मनमानी के खिलाफ सुरक्षा की बुनियादी बातों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है पूरी तरह से। कारण बताने से इनकार करने से यह संभावना बढ़ भी सकती है। अगर कोई कारण आप बता रहे हैं या इससे इनकार कर रहे हैं तो ये संभावना और भी दूरी तक जा सकती है, बढ़ भी सकती है, बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक। परिणाम स्वरूप कारण उपयोगी होते हैं क्योंकि वे कानून त्रुटि प्रकट कर सकते हैं, अपील के लिए आधार प्रदान कर सकते हैं या असफल पक्ष की ओर से अन्याय की भावना को दूर कर सकते हैं, ये चीज इसमें कहा गया। निष्कर्ष है, फिर भी प्राकृतिक न्याय के कुछ अपवाद है। प्राकृतिक न्याय सिद्धांत उन स्थितियों में लागू नहीं होते हैं जहां वे कानून द्वारा स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से निषिद्ध है। इसी प्रकार संसद द्वारा अधिनियमित कानून के मामले में प्राकृतिक न्याय का कोई सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता है, ये चीज इसमें बताया गया, ठीक। सॉरी, तबीयत नहीं सही है, आपको पहले ही बता चुका हूं। इसी प्रकार संसद द्वारा अधिनियमित कानून के मामले में प्राकृतिक न्याय का कोई सिद्धांत लागू नहीं किया जाता। ऐसा कानूनी विधायक या विधायिका की क्षमता के अंतर्गत आता है। भले ही निर्णय लेने का हकदार व्यक्ति पूर्वाग्रह के आधार पर अयोग्य ठहराया गया हो, लेकिन उस आधार पर उसके निर्णय को पलटा नहीं जाएगा, ये चीज इसमें कहा गया। यदि कानून के तहत उस मामले का निर्णय लेने के लिए कोई अन्य व्यक्ति सक्षम या अधिकृत नहीं है तो, ठीक। निष्कर्ष निकल के आ रहा, फिर भी प्राकृतिक न्याय के कुछ अपवाद है। प्राकृतिक न्याय सिद्धांत उन जो है स्थितियों में लागू नहीं होते हैं जहां वे कानून द्वारा स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से निषिद्ध हैं। इसी प्रकार संसद द्वारा अधिनियमित कानून के मामले में प्राकृतिक न्याय का कोई सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता, ये चीज इसमें कहा गया। निष्कर्ष निकल के आ रहा, यदि ऐसा कानून विधायिका की क्षमता के अंतर्गत आता है, भले ही निर्णय लेने का हकदार व्यक्ति पूर्वाग्रह के आधार पर अयोग्य ठहराया गया हो, लेकिन उस आधार पर उसके निर्णय को पलटा नहीं जाएगा। यदि कानून के तहत उस मामले पर निर्णय लेने के लिए कोई अन्य व्यक्ति जो है सक्षम या अधिकृत नहीं है तो, ठीक। ये निष्कर्ष निकल के आ रहा। अब हम लोग जानेंगे जो है नेक्स्ट टॉपिक, प्रशासन की न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल एंड जो है अदर रेमेडीज के बारे में, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रशासन की न्यायिक समीक्षा का अर्थ प्रशासनिक कानून का हृदय है, दिल जिसे हम लोग कहते हैं, आत्मा जिसे हम लोग कहते हैं। यह निश्चित रूप से किसी सार्वजनिक प्राधिकरण की कानूनी क्षमता की जांच करने की सबसे उपयुक्त तरीका है। किसी आधिकारिक निर्णय का प्रशासनिक अधिनियम के जीर्ण पहलुओं की न्यायिक प्रक्रिया द्वारा जांच की जा सकती है। वह है सार्वजनिक प्राधिकरण की क्षमता। सार्वजनिक प्राधिकरण की कानूनी शक्तियों की सीमा, प्रक्रिया की पर्याप्तता और निष्पक्षता, निर्णय पर पहुंचने में विचार किए जाने वाले साक्ष्य भी होते हैं, ठीक। एविडेंस भी जो विचार किए जा सकते हैं उसके शक्तियों पर, उसकी सीमाओं पर, उसकी प्रक्रियाओं पर। प्रशासनिक निर्णय और उसके अंतर्निहित उद्देश्य और विवेकाधीन शक्ति की प्रकृति और दायरा समीक्षा करने
पर इनमें से किसी भी आधार पर किसी प्रशासनिक कार्य या निर्णय को अमान्य किया जा सकता है। न्यायालय का या न्यायाधिकरण का पर्याप्त व्यापक क्षेत्राधिकार होता है, ये चीज इसमें कहा गया। ठीक, सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अपने कार्यों के निष्पादन में होने वाली क्षति के लिए जिम्मेदारी या जिम्मेदार का भी प्रश्न है। प्रशासनिक कृत्यों की बुद्धिमत्ता, समीचीनता या तर्कसंगतता की जांच करने की एक विधि के रूप में न्यायिक समीक्षा कम प्रभावी है और अदालतें और न्यायाधिकरण जिम्मेदारी या जिम्मेदार प्राधिकारी के निर्णयों को स्थान पर अपने निर्णयों को लेने के लिए तैयार नहीं है पूरी तरह से, ये चीज इसमें कहा गया। प्रशासन की न्यायिक समीक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न होती है। उदाहरण के लिए स्वीडन और फ्रांस विदेशी मामलों और रक्षा से संबंधित सभी जो है विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग को न्यायिक समीक्षा और संभावित सीमा के अधीन करने तक चले गए हैं। अनियंत्रित प्रक्रिया में व्यवस्थता के परिणाम स्वरूप न्यायिक समीक्षा केवल यह तय करती है कि निर्णय के सार की जांच करने की बजाय सही प्रक्रिया का पालन किया था या नहीं किया था, ये चीज इसमें बताएगी। प्रत्येक प्रशासनिक या निर्णय को जांच अधीन करना जो है निश्चित रूप से जो है अव्यवहारिक है, क्योंकि इससे अस्वीकार देरी होगी। इसलिए जो है शिकायतकर्ता को जो है हमेशा प्रथम दृष्टया यह मामला बनाना चाहिए, जो है आपका ये चीज इस पे कहा गया है। ठीक, न्यायिक समीक्षा राज्य को किसी विशेष तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है, क्योंकि संबंधित अदालतें सरकार या प्रतिबंध नहीं लगा सकती है जो स्वयं बल के उपयोग को नियंत्रित करती है। ठीक, निषेधाज्ञा, विशिष्ट निष्पादन के आदेश या परमादेश के आदेश जैसे उपाय केंद्र सरकार के विरुद्ध नहीं होंगे। हालांकि ये अवरोध अनुमान से कम व्यवहारिक महत्व के हैं, फिर भी लगभग सभी सरकारें यहाँ तक कि जो है क्रांतिकारी भी हैं, शासन की वैधता की घोषणा करने के लिए उत्सुक रहती हैं और शायद ही कभी किसी अधिकृत अदालत या न्यायाधिकरण के निर्णयों की उपेक्षा करती है पूरी तरह। ठीक, राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासन की न्यायिक समीक्षा में देश का इतिहास, राजनीति और संवैधानिक सिद्धांत सभी अपनी भूमिका निभाते हैं पूरी तरह से। मोटे तौर पर 3 प्रमुख प्रणालियां हैं: सामान्य कानून मॉडल, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रांसीसी, या राज्य परिषद मॉडल, और प्रोक्यूरेटर मॉडल। ये तीनों होते हैं। समान कानून व्यवस्था मूल, जिसे हम लोग कहते हैं, ये चीज है इसमें आपका। समान कानून व्यवस्था की जो है आपकी उत्पत्ति जो है आपके इंग्लैंड की 17वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक, इसमें अदालतों द्वारा कार्यपालिका के बीच संवैधानिक संघर्ष बदल गए हैं, जिसे हम लोग कहते हैं स्टुअर्ट राजाओं और न्यायाधीशों को शाही शक्ति को प्रभावित करने वाले प्रश्नों पर निर्णय लेने और यहाँ तक कि उन मामलों में स्वतंत्र निर्णय देने का अधिकार भी था। ठीक, और इसमें आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब छोड़ दीजिए आप। हाँ, यहाँ से आप जानिए। जब राज्य के व्यवसाय में हस्तक्षेप करने वाले कानून का मामला होता है, तो दूसरा, जब कानून के मामले में राज्य के हस्तक्षेप पर कुछ विचार किया जाता है या आपका न्यायपालिका को शाही इच्छा या जो है के अधीन करने वाले मुख्य न्यायाधीश ने जो है कड़ा विरोध किया। अधीन करने का मुख्य न्यायाधीश ने कड़ा विरोध किया था पूरी तरह। सर एडवर्ड कोक, बेकन के महान द्वंद्वी, जिन्होंने कई मामलों में जेम्स प्रथम की इच्छाओं का पालन भी करने से जो है इनकार कर दिया, जिसमें शाही विशेषाधिकार शामिल था। राजा ने न्यायाधीशों को शाही विशेषाधिकार और शक्ति का सम्मान करने के लिए उनके व्यवहार या उनके कर्तव्य के बारे में एक से अधिक बार जो है फटकार भी लगाई थी, ये चीज इसमें कहा गया। ठीक, एक पीढ़ी के बाद ये सब सारी चीजें आपको पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक, इतना ही लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा नंबर। अब जानिए, इन निकायों ने यह सिद्धांत स्थापित किया है कि कार्यपालिका को जो है कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। न्यायपालिका अपने कार्यों में अभ्यास
में यह वास्तव में इंग्लैंड में सिद्धांत का लगभग एकमात्र शक्ति अनुप्रयोग या शक्तियों का पृथक्करण। दूसरी ओर यह सही और उचित माना गया है जब भी जो है किसी मंत्री या विभाग को अवैध रूप से कार्य करते हुए दिखाया जाए तो न्यायपालिका को जो है कार्यपालिका के साथ हस्तक्षेप करनी चाहिए पूरी तरह। इस तरह कानून के शासन की अवधारणा धीरे धीरे इस विचार से पहचानी जाने लगी कि न्यायाधीश समान अदालतों में समान कानूनी कार्यवाही में कार्यपालिका की गतिविधियों की वैधता पर फैसला दे सकते हैं। ठीक, कानून के निर्बाध जाल को विभाजित करने का कोई भी प्रयास सार्वजनिक और निजी कानून के बीच अंतर का कोई भी सुझाव कानून की जो है सार्वभौमिकता और कार्यपालिका को सीमा के भीतर रखने की उसकी शक्ति के लिए विनाशकारी प्रतीत होता है। ये चीज इसमें कहा गया। ठीक, ये भी आपको नहीं पढ़नी है, ये तो काफी बड़ा है। सामान्य कानून व्यवस्था में संशोधन, ये जानिए। आप लोग उतना कर देंगे तो नंबर मिल जाएगा। एक बार इसे देख लीजिए, आप लोग इसे रीड कर लीजिए, यहाँ समझाने की कोई वो नहीं है। ठीक, 20वीं सदी में के दौरान सामान्य कानून व्यवस्था में बड़े पैमाने पर संशोधन किया गया था। तब तक ब्रिटेन की स्थिति की वास्तविकता या वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं था पूरी तरह से, क्योंकि क्राउन कार्रवाई अधिनियम 1947 से पहले मंत्रियों और उनके विभागों पर अपकृत्य का मुकदमा करना संभव नहीं था। ये भी चीज़ है, जो अपकृत्य का जो है मुकदमा होता है इस पर नहीं कर सकते थे, तब पूरी तरह संभव नहीं। ब्रिटेन में सरकारी मंत्रियों को ताज का मंत्री माना जाता है और एक प्राचीन कानून सिद्धांत मानता है कि राजा कोई गलत काम नहीं कर सकता। ये भी सही बात है, कानून ये भी कहता है कि राजा कोई गलत काम नहीं कर सकता, जहाँ भी जो है राजा वाला शासन चलता है। अब इंडिया में तो नहीं चल सकता। इसके अलावा राज्य द्वारा प्रदत्त सामाजिक सेवाओं के विकास के साथ साथ बड़ी संख्या में सेवाओं का निर्माण भी हुआ है। ये एक सरकार विभाग और एक नागरिक के बीच विवादों का निर्धारण भी करने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण इन न्यायाधिकरणों का अधिकार क्षेत्र और संकीर्ण रूप से सीमित चरित्र का और सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा, किराया नियंत्रण, स्थानीय कराधान के लिए संपत्ति का मूल्यांकन, ये चीज इसमें कहा गया। ठीक, अब जानिए, देखिए, बाल गिरोह का पंजीकरण 1958 में लॉर्ड चांसलर द्वारा नियुक्त ट्रिब्यूनल पर एक अस्थायी परिषद लगभग 40 ट्रिब्यूनल प्रणालियों पर समान पर्यवेक्षण किया है, लेकिन वे एक अव्यवस्थित और असंगठित आंदोलन बने हुए हैं पूरी तरह से। इसमें कहा गया, इसको सिर्फ रीड करने की जरूरत है, यहाँ समझाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हिस्ट्री टाइप है। हालांकि वे अदालतों द्वारा प्रस्तावित प्रशासनिक निर्णय की तुलना में कहीं अधिक सस्ता या अधिक जो है अनौपचारिक और अधिक तेजी तरीका प्रदान करते हैं। ये चीज़ इसमें कहा गया है। सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास संबंधित विषय का विशेष ज्ञान होता है, सही बात, अनुभव भी होता है। ये चीज़ इसमें कहा गया है। उन्हें अदालतों में प्रचलित साक्ष्य के सख्त और जटिल नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं होती है और उनके निर्णय को निर्देशित करने के लिए जो है नए सामाजिक मानकों और नैतिक विचारों को लागू करने का संभव है पूरी तरह से। इन न्यायाधिकरणों से अपने काम या गुणवत्ता को निष्पक्षता के लिए सामान्य जो है स्वीकृति प्राप्त की है, यही चीज इसमें कहा गया है। ठीक, कानून के किसी प्रश्न या अपील अधिकांश मामलों में प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय को लेकर उच्च न्यायालय तक की जाती है। ब्रिटेन में अभी भी जो है कार्यकारी कार्यवाही और निर्णय के पूरे क्षेत्र पर न्यायिक समीक्षा की अनुमति देने वाला ये कोई व्यापक प्रशासनिक क्षेत्राधिकारी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी संख्या पर प्रशासनिक न्यायाधिकरण या न्यायाधिकरणों के विकास के रूप में समान आंदोलन हुआ, ये भी चीज इसमें कहा गया। ठीक, जिसमें देखिए जैसे कि जो है औद्योगिक स्थितियाँ, पेंशन, भत्ते और अन्य राज्य अनुदान, पुरस्कार, नगर नियोजन, फिल्मों के जो है आपकी सेंसरशिप, उचित किराया, विशेष कौशल या सार्वजनिक जिम्मेदारी की मांग करने वाले व्यवसायों को लाइसेंस देना, ये सब सारी चीज़ें, व्यापार, परिवहन और जो है विपणन, राष्ट्रीय करो या स्थानीय करो या कर्तव्यों का मूल्यांकन या औद्योगिक डिजाइन या पेटेंट या कॉपीराइट की सुरक्षा और सार्वजनिक हित में निजी संपत्ति अधिकारों में हस्तक्षेप के लिए मुआवजा, ये सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया। 1975 से इन न्यायाधिकरणों का प्रबंधन प्रशासनिक
अपील न्यायाधिकरण द्वारा किया जाता था, ये भी चीज़ इसमें कहा गया। ठीक। संयुक्त राज्य अमेरिका में अदालतें ब्रिटेन की तुलना में कहीं अधिक व्यापक रूप से प्रशासन की समीक्षा करती हैं। फिर भी अधिकांश न्यायाधिकरण अब कानून की अदालत या अदालतों के अलावा अन्य सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की और आंदोलन शुरुआत या ये सब सारी चीज़ इसमें कहा गई। ये टॉपिक थोड़ा अजीब ही है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सही से, मुझे खुद नहीं आ रहा था। अब जानिए राज्य व्यवस्था परिषद प्राशेषी प्रणाली। ये जानिए जो है फ्रांस में व्यक्तियों के पृथक्करण को जो है सम्मानपूर्ण स्थान दिया गया मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा 1789। हालांकि फ्रांसीसी दृष्टिकोण में यह किसी अदालत को भी किसी प्रशासनिक अधिनियम का निर्णय की समीक्षा करने की अनुमति दी जाती है, तो यह शक्तियों का पृथक्करण का उतना ही उल्लंघन होगा जितना कि जो है कार्यपालिका किसी अदालत के निर्णय को रद्द कर सकती है। ये चीज़ इसमें कहा गया। ठीक। ये टॉपिक थोड़ा अजीब है, लेकिन इससे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको समझना पड़ेगा। पहली बार में खुद नहीं समझ में आई, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अब थोड़ा बहुत मतलब एक्सपीरियंस हो गया तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ठीक। और समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इसमें समझाने की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ एक बार रीड कर लीजिएगा। अपील उच्च न्यायालय में की जाती है, वैसे ही प्रशासनिक प्राधिकरण से अपील उच्च प्रशासनिक प्राधिकारी के पास होनी चाहिए। केवल इसी प्रकार शक्तियों का वास्तविक पृथक्करण देखा जा सकेगा। ये चीज़ इसमें कहा गया। ठीक। ये सब आप छोड़ दीजिए, इसमें आप नहीं कुछ कर पाएंगे। अब आगे देखिए। ठीक। अब अगला टॉपिक देखिए, कॉन्सेंट प्रशासनिक विवादों से अंतिम प्राधिकारी है। ये चीज़ इसमें कहा गया। ये भी आप छोड़ दीजिए, इसको नहीं, उतना ही लिख देंगे तो काफ़ी नंबर आपको मिल जाएगा। ये जर्मन प्रणाली दिया गया, उसका हिस्ट्री दिया गया। जर्मन प्रणाली एक बार आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अभियोजक प्रणाली जानिए। प्रशासनिक वैधता सुनिश्चित करने की तीसरी प्रणाली कहलाती है, जिसे हैप्रोक्यूरेसी की स्थापना की गई थी 1722 में पीटर द ग्रेट द्वारा रूस, जिसका उद्देश्य इसे जार की आंख बनाना था। कैथरीन द्वितीय ने 1764 में एक निर्देश जारी किया कि जिसमें कहा गया है कि आपका प्रियोटेरेट जनरल और उनके जो है कर्मचारियों को प्रांतों में कानून के जो है कार्यान्वयन की निगरानी करनी थी, न्याय सुनिश्चित करना था और दुरुपयोग को रोकना था। इसे पूरी तरह जो है कहा गया सामान्य पर्यवेक्षण नामित किया गया था। हालांकि 1864 में जो है आपका जो है प्रोक्यूरेसी को प्रशासन की जो है देखरेख की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया था। इसके लिए न्यायिक मामलों तक ही सीमित थे, जैसे कि जो है सभी आपराधिक मामलों में सरकारी अभियोजक के रूप में कार्य करना और सरकार और कानून की ओर से उनका संचालन करना। ये चीज़ें इसमें दिया गया है। ठीक। इसमें फिर आ गया देखिए, नवंबर 1917 में जो है प्रोक्यूरेसी समाप्त कर दिया गया, लेकिन 1922 में इसे पुनर्जीवित भी किया गया। जानिए 24 मई 1955 के कानून को जो है आपका जो है प्रोक्यूरेसी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि मंत्रालयों, विभागों, उनके अधीनस्थ प्रतिष्ठानों और उद्यमों और सहकारी और अन्य सार्वजनिक संगठनों द्वारा जारी किए गए नियम या निर्णय शक्ति से सोवियत संघ और गणराज्यों के संविधान और कानून के अनुरूप हो। यह चीज़ इसमें कहा गया। ठीक। द लोकपाल के हिसाब से लोकपाल कार्यपालिका के कार्यों की जांच के लिए प्रशासनिक कानून की प्रणाली का एक हिस्सा है, कार्यपालिका का नहीं, जबकि विधायिका का नियुक्त व्यक्ति है। लोकपाल को बड़ी मात्रा में स्वतंत्रता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी प्राप्त है और वह मुख्य रूप से सही व्यवहार का संरक्षक है। उनका कार्य कानून के अनुसार प्रशासन सुनिश्चित करके जो है कुप्रशासन के उदाहरणों की खोज करके और प्रशासन में दोषों को दूर करके नागरिकों के हितों की रक्षा करना होता है। इनका ये प्रवर्तन के तरीकों में जिम्मेदारी प्राधिकारी का पर जो है दबाव डालना, ये भी इनका काम होता है। अन्याय या दोषपूर्ण प्रशासनिक अभ्यास को सुधारने से इनकार को प्रचारित करना, ये भी इनका काम है। मामलों को विधायिका के ध्यान में लाना और आपराधिक मुकदमा या अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जो है उकसाना शामिल, इनका भी ये काम है, ये रोकना। कब स्वीडन 1809 में संविधान में लोकपाल का कार्यालय बनाया, उस कार्यालय के धारक को नागरिक मामलों का जो है कार्यभार सौंपा गया था
और विधायिका द्वारा नियुक्त किया गया था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों में से स्वतंत्र थे और उनके पास किसी भी प्रशासनिक का या कार्यकारी अधिनियम और कुछ न्यायिक गतिविधियों के विवरण की जांच करने की पूरी शक्ति भी थी, पूरी तरह से। ठीक, यदि व्यक्तियों द्वारा उन्हें अधिकारों के दुरुपयोग के बारे में रिपोर्ट की गई थी, उनके पास सिविल सेवकों और अन्य सार्वजनिक अधिकारियों, जिनमें कभी कभी स्वयं मंत्री भी शामिल होते थे, पर मुकदमा चलाने का प्रभावी अधिकार भी था। इसमें स्वीडिश लोकपाल की जिम्मेदारी में भी नागरिक मामले शामिल हैं, जिनमें न्यायपालिका, पुलिस, जेल, सार्वजनिक प्रशासन, केंद्रीय और स्थानीय दोनों शामिल है पूरी तरह से। लेकिन मंत्रियों और सम्राट को छोड़कर वह सरकारी वकील के रूप में भी कार्य करता है या कर सकता है। हालांकि वह अक्सर जो है ऐसा नहीं करता है। पीड़ित नागरिकों को शिकायतों की प्राप्तकर्ता के रूप में भी या जेलों, मानसिक अस्पतालों या अपराधी बच्चों के लिए भी घरों या शराबियों, ये सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया। लोकपाल की संस्था को सबसे पहले जो है अन्य जो है स्कैंडिनेवियाई देशों में अपनाया गया है और फिर विशेष रूप से 1960 के दशक में न्यूजीलैंड, 1962 में यूनाइटेड किंगडम, 1967 में इजराइल, 1971 में पुर्तगाल, 1976 में सहित दुनिया भर के कई देशों में अपनाया गया। ठीक, नीदरलैंड 1981 और स्पेन 1981। ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में राज्य या प्रांतीय स्तर पर लोकपाल और संयुक्त राज्य अमेरिका में शहरों के नागरिक या नगर पालिका लोकपाल, ब्रिटेन में राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले लोकपाल के अलावा स्थानीय सरकार भी अपनाई गई। ठीक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा, उत्तरी आयरलैंड प्रशासन के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए एक लोकपाल है पूरी तरह से, ये चीज इसमें कहा गया। ठीक, प्रशासनिक प्रक्रिया जानिए। एक व्यक्तिगत प्रक्रिया कुशल होने के अलावा प्रशासनिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में किसी विशेष अधिकारी या निकाय पर जिम्मेदारी तय करने की जो है अनुमति देती है। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकता है और कार्यपालिका को मनमाने ढंग से कार्य करने की आलोचना से बचा सकता है। यह व्यक्तिगत मामलों में निपटने में नियमित या निरंतरता सुनिश्चित कर सकता है। हालांकि बहुत कुछ प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की गुणवत्ता और उद्देश्य पर निर्भर करता है। अधिकांश देशों में प्रशासनिक कानून निर्धारित करने की प्रक्रिया को लेकर असंहिताबद्ध समूह मौजूद है। अधिकांश भाग सरकार के विशेष कार्यों जैसे कराधान, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा, नगर नियोजन को नियंत्रित करने वाले कानूनों को विनियमों में पाया जाता है पूरी तरह से। ठीक, नियम के अनुसार ही रहते हैं। प्रशासनिक प्रक्रिया के नियम प्रशासनिक मशीनरी को चालू रखने जैसे मामलों को कवर करते हैं। आवास के तरीके, अपील, इच्छुक व्यक्तियों के अधिकार, समय सीमा जिसका पालन किया जाना चाहिए पूरी तरह से। आपात व्यक्तिकर्ताओं द्वारा संतुष्ट किए जाने वाले शर्तों और कानून के प्रतिनिधित्व का अधिकार भी होता है। अमेरिकी प्रशासन कानून पर जो है प्रमुख ग्रंथ भी इसमें शामिल है, जिस तरह खंडन करने के अवसर के आवश्यकता, निर्णय प्रक्रिया, परीक्षक का पूर्वग्रह, साक्ष्य, आधिकारिक नोटिस, निष्कर्ष, कारण और जैसे राज्य प्रक्रियात्मक विषयों पर जो है पूरी तरह कार्य या कई अध्याय समर्पित करता है। कुछ देशों में एक जनरल होता है कि है कानून में सन्निहित प्रशासनिक प्रक्रिया संहिता। इनमें ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है। ठीक, दूसरे सिद्धांत का प्रत्यक्ष परिणाम स्वतः, ये सब सारी चीजें इसमें कहा गया है। यहाँ से जानिए 1957 में जो है आपका जो है मे फ्रैंक समिति की ब्रिटिश लॉर्ड चांसलर द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और सार्वजनिक जांच आयोजित करने जैसे जो है प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था। समिति ने घोषणा की है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और सार्वजनिक पूछताछ के काम में खुलापन, निष्पक्षता होनी चाहिए और उनकी रिपोर्ट ने इन उद्देश्यों को बहुत विस्तार से लागू किया है। समिति की सिफारिशों को जो है काफ़ी हद तक स्वीकार कर लिया गया और परिणाम सामने आया ही। ठीक, पूछताछ अधिनियम 1958 के अकॉर्डिंग ये सब सारी चीज़ें थी।
तो आई होप है आपको समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से। पहली बार मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि एक बार में नहीं समझ में आएगा, आप कई बार इसे जो है 1 2 3 4 बार जो है पढ़ेंगे, देखेंगे इस वीडियो को, तब आपको जाकर के समझ में आएगा। ठीक, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। ठीक, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा या मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।